Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our chapter number 16, how we dress. Yes class, हम लोग बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि ड्रेस हम लोगों का किस बेस पे डिपेंड करता है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइमेट कंडीशन हमारा जैसा है, हम ड्रेस हम उसी के अकॉर्डिंग पहनते हैं। अब जैसे कि गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, हम लोग ज़्यादातर कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं। वही अगर हमारा ठंड का मौसम होता है तो हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से हर स्टेट्स के अपने अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होते हैं, यानी कि हर स्टेट हम सब जानते हैं, कोई स्टेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कुछ स्टेट्स बहुत ठंडे होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो कपड़े पहनते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे, हाउ वी ड्रेस। तो सो लेट अस स्टार्ट। On the climate condition play a big role in deciding the type of cloth people wear। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन ही हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके का हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन टिपिकल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग अप। हर पूरे स्टेट का अपना अलग अलग एक ड्रेसिंग सेंस होता है। उस ड्रेसिंग सेंस को ही देख के हम बता सकते हैं कि हाँ, ये किस स्टेट्स के बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट वन दिया है, देखिए ये आपको ड्रेस देख करके ही आप बता सकते हो ये कहाँ का ड्रेसिंग सेंस है, जम्मू एंड कश्मीर का है। हम सब जानते हैं कि वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक मेल और फीमेल क्या होते हैं, कवर अप होते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये कौन सा ड्रेसिंग सेंस हमारा किस स्टेट का है, ये पंजाब का है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ड्रेसिंग सेंस होता है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, दिस थर्ड वन इज़ आवर महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र में कुछ इस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, साड़ी पहनते हैं और जेंट्स क्या पहनते हैं, उनका ज़्यादातर धोती कुर्ता होता है या फिर कुर्ता पैजामा होता है उनका। फिर नेक्स्ट हमारा वेस्ट बंगाल होता है। वेस्ट बंगाल में कुछ इस तरीके से बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनी जाती है, लेडीज़ बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनते हैं और उनका पूरा मेकअप कैसा होता है, बंगाली स्टाइल का ही होता है। उनको देखते ही हम पहचान जाते हैं कि हाँ, दे बिलोंग टू बंगाल। ओके, और हमारे मेंस का क्या होता है, उनका भी या तो धोती कुर्ता है या तो फिर कुर्ता पैजामा वो वियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए राजस्थान, यहाँ घाघरा चोली पहनी जाती है। ठीक है, ये राजस्थान का हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी इसी तरीके से मेन क्या पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और लुंगी पहनते हैं नीचे, और फिर वुमेंस का क्या होता है, साड़ी होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से हर स्टेट का अपना अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होता है। नाउ फैक्ट फाइल, several Indian clothes such as a Banarasi and a Kanjivaram sari, Pashmina shawls, चिकन कुर्ता एंड लहंगास आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया के कुछ ऐसे कपड़े हैं जैसे कि बनारसी साड़ी हो गई, कंजीवनी साड़ी हो गई है, कंजीवरम साड़ी हो गई, पश्मीना शॉल हो गया, या चिकन कुर्ता हो गया, या लहंगा हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में समझ लीजिए इस तरीके के कपड़े क्या हैं, फेमस हैं। ठीक है, non-news bulletin. The sari is one of the oldest known item of a clothing that is still in use. साड़ी जो पहनी जाती है, साड़ी बहुत ही पुराने ज़माने से पहनी जा रही है और लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये काफ़ी पुराने समय से, यानी कि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं। द वर्ड साड़ी इज़ एग्लिसाइज्ड फ्रॉम द साड़ी। ये कहाँ से निकला गया है, किस वर्ड से, साड़ी से निकला गया है। विच एग्जिस्टेड इन प्राकृत लैंग्वेज एज अ सड़िया। जो प्राकृत लैंग्वेज होता है उसका अर्थ सड़िया से होता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत सती, संस्कृत वर्ड से सती से ये निकला है। मीनिंग अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, इसका मतलब क्या होता है, क्लॉथ का स्ट्रिप ऑफ। ठीक है, एक क्लॉथ होता है। साड़ीज वर मेंशन्ड इन द वेदास, वेद में भी साड़ियों का जिक्र हुआ है। द एंशिएंट सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द हिंदू रिलीजन विच हैज़ बीन डेटेड बैक टू 3000 BCE, यानी कि पिछले 3000 BCE में भी रिलीजियस फंक्शंस में हिंदू के ये साड़ी का जिक्र हुआ है, एंशियंट टाइम पे भी। ठीक है, नाउ थिंक एंड आंसर। द गांधी कैप, a white colored cap made of dash, was
popularized by dash during the इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपको बताना है कि वो गांधी कैप कौन सी थी जो वाइट कलर की थी और किसकी बनी हुई थी, किस चीज़ की वो बनी हुई थी, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जो हुआ था, हमारा स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ था, तो वो किस कपड़े के आपके बने हुए थे, तो आपको वो बताना है। तो उसका आंसर आपका क्या होगा, यानी कि वो खादी का बना हुआ था और बनाया किसने था उसको, महात्मा गांधी ने ही उसको बनाया था। तो फर्स्ट में आपका क्या आएगा आंसर, खादी आएगा। ठीक है, मेड ऑफ खादी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी के जरिए वो क्या हुआ था, पूरे उसमें मूवमेंट में इसका यूज़ हुआ था। क्लियर हो गया। तो आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ क्लास कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, फेमस एक्सप्लोरर, यानी कि कुछ ऐसी खोजें। ठीक है ना। There are many people throughout the history who had the spirit of an adventure and decided to explore the unknown. We call them explorer. An explorer is a person who travel to new places. Explorer कौन होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो हर जगह नई नई जगहों पर जाते हैं और खोज किया करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से ऐसे खोजी थे जो पूरे वर्ल्ड में घूमते थे और उन्होंने तरह तरह की खोज की थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वन, ही रीच द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप, यानी कि इन्होंने क्या किया था, साउथर्न जो सिरा है अफ्रीका का उसकी इन्होंने खोज की थी। तो वो कौन थे, तो ये हमारे बार्टोमे डियाज थे, जिन्होंने साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है ना। द सेकेंड वन, ही क्रॉस द अटलांटिक ओशियन एंड डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड, इन्होंने क्या किया था, अटलांटिक ओशियन को इन्होंने क्रॉस करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने उस ओशियन का डिस्कवर किया था, न्यू वर्ल्ड का एक तरह से इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जिन्होंने अटलांटिक ओशियन की खोज की थी। ठीक है। नाउ द थर्ड वन, ही डिस्कवर्ड अ सी रूट ऑन द ईस्ट, इन्होंने ईस्ट से एक सी रूट का इन्होंने खोज किया था। ही रीच्ड कैलिकट इन 1498, तो इन्होंने ये कौन थे, वास्को ड गामा थे। ठीक है ना। फोर्थ वन, ही सेल्ड अराउंड द अर्थ, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन, यानी कि ये पैसिफिक ओशियन की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये कौन थे, फर्डिनेंड मैकॉन थे। ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन, हिज अंटार्कटिक एक्सपीडिशन ऑफ 1910 to 12 डिस्कवर्ड द साउथर्न पोल, इन्होंने साउथर्न पोल की खोज की थी। ठीक है। 1926 ही लेड द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू रीच द नॉर्थ पोल, यानी कि ये साउथ पोल की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन इन्होंने किस चीज़ की खोज कर ली, नॉर्थ पोल का इन्होंने खोज कर लिया था। तो ये कौन थे, रॉल्फ एम्बर्सन थे। नाउ द सिक्स्थ, ही वॉज अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर हु मेड मैनी voyages टू द पैसिफिक ओशियन, इन्होंने बहुत सी यात्राएं की थी पैसिफिक ओशियन में। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच द कोस्ट लाइन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ये फर्स्ट ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने क्या किया था, समुद्र तल की खोज इन्होंने की थी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कौन थे, जेम्स कुक थे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ एंड यहाँ पे क्या दिया, फैक्ट फाइल, एज अ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन चाइनीज एक्सप्लोरर Zheng He led voyages that took him through Africa, the Middle East, South Asia and Southern East Asia. His exploits was written in a book entitled Biography of Our Homeland. Great Navigator Zheng He by author Liang Qiao in 1904, यानी कि ये एक चाइनीज़ एक्सप्लोरर थे जिन्होंने क्या किया था, बहुत सी यात्राएं की थी इन्होंने अफ्रीका में। ठीक है, मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में। ठीक है। तो इसी तरीके से इनकी एक इन्होंने खुद से एक बुक लिखी थी, अपनी बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और वो कौन 1904 पे किया था। नाउ थिंक एन आंसर। 1969 द होल वर्ल्ड हार्ड these words that one small step for a man, one giant leap for a mankind. Who was he?
विल यू कॉल हिम एन एक्सप्लोरर, ये यानी कि ये बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है, बहुत ही सुना हुआ है। उन्होंने क्या कहा था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, यानी कि एक छोटा सा स्टेप मैन के लिए एक जेंट के लीप के बराबर मैनकाइंड के है। तो वो ऐसे कौन थे, कि कॉल हिम एन एक्सप्लोरर, वो एक एक्सप्लोरर थे। तो वो कौन थे ऐसे एक्सप्लोरर जिन्होंने इस तरीके के वाक्य कहे थे। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, तो यानी कि वो कौन से थे ऐसे, द इज बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मैन टू द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, उन्होंने ही कहा था ये वर्ड, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द मून, द प्लेस वेयर नो ह्यूमन बींग हैड गॉन अर्लियर। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहाँ पे पहले कभी कोई इंसान नहीं गया है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ने से इंसान आगे जा सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है अगर उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया तो। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। नाउ क्लास कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर हम सब जानते हैं, विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध हुआ था, इसमें बहुत सारी तबाही हुई थी, बहुत से लोगों का समझ लीजिए प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, जन धन हर तरह का लॉस हुआ था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वॉर से कभी किसी का भला नहीं हो सकता, उसमें बस हानि ही हानि, लॉस ही लॉस होता है। तो इस चैप्टर में हम उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक सिर्फ 2 ही वर्ल्ड वॉर हुए थे, जो 2 महान शक्तियों के बीच में हुए थे, जो मित्र राष्ट्र के बीच और केंद्रीय शक्तियों के बीच में ये युद्ध हुए थे। इसमें बहुत से कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century changed the course of world's history. 2 world wars were fought that caused a huge devastation and a loss of human life and material. Many cities had to be rebuilt. The world prayed for peace. जब इस युद्ध में बहुत से लोगों का, ये कब हुआ था, 20th सेंचुरी के आसपास इस तरीके के युद्ध हुए थे। इससे बहुत से लोगों का लॉस हुआ था और बहुत से लोग इससे घबरा गए थे एक तरीके से, और उन्होंने फिर सब क्या कहा था कि बस हमको शांति ही शांति चाहिए, अब बहुत युद्ध हो चुका है। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देख रहे हैं। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज कॉल्ड द ग्रेट वॉर, lasted from 28 जुलाई 1914 to 11 नवंबर 1918, यानी कि 4 साल तक ये युद्ध चला था। 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था। इसको ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता है। मैनी कंट्रीज़ वर इन्वॉल्व इन, बहुत सी कंट्रीज़ इनमें पार्ट लिया था। इट वॉज अ फॉट बिटवीन 2 ब्लॉक्स, एलाइड पावर एंड द सेंट्रल पावर। किसके बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र के बीच में और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था। तो नेम द कंट्रीज दैट वर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वॉर। तो एलाइड पावर यानी कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रशिया थे, इटली थे एंड जापान थे। नाउ द सेंट्रल पावर कौन से थे, जर्मनी, आपका हंगरी था, ऑफशोर एम्पायर था, बल्गोनिया थे, इस तरीके के कंट्रीज इसमें थे। नाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बहुत ही घातक निकला। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज अ मेनी टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट। फर्स्ट में जितनी हानि नहीं हुई उससे ज़्यादा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। इट स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939। ये कब स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर 1939 एंड लास्टेड 6 ईयर। 6 ईयर तक ये युद्ध चला था। लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दिस वॉज ऑल्सो फॉर बिटवीन 2 ब्लॉक्स, द एलाइड पावर एंड द एक्सिस पावर। ये भी 2 युद्ध 2 लोगों के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था। ऑलमोस्ट 70 मिलियन पीपल्स लॉस देयर लाइफ, यानी कि 70 मिलियन पीपल्स ने अपनी जान गंवाई थी इस युद्ध में। तो अब कौन कौन से ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने पार्ट लिया था, तो एलाइड पावर्स में कौन कौन थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, सोवियत यूनियन थे जिसे यूएसए के नाम से जाना जाता है ना। एक्सिस पावर कौन थी, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब थे। ठीक है, नो थिंक एंड आंसर, राइट पी अगेंस्ट द पीस वॉर एंड राइट डब्ल्यू अगेंस्ट वार वॉर। यानी कि आपको पी बताना है उसके लिए जिससे शांति होती है, और डब्ल्यू उसके लिए लिखना है जिससे कि युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं फ्रेंडशिप से क्या होगा, शांति होगी, तो पीस होगा।
वॉयलेट से युद्ध होता है तो हम W होगा। हेट्रेड से भी नफ़रत होता है तो W ही होगा, उससे भी नफ़रत से क्या होता है, युद्ध ही बढ़ता है। टॉलरेंस से क्या होगा, P होगा। लव से P होगा। रिस्पेक्ट से भी P होगा। कॉन्फ्लिक्ट से भी क्या होगा, वॉर ही होता है। एंगर से क्या होगा, एंगर से भी वॉर ही होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।